हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। अपनी जो 9th क्लास साइंस चल रही थी, 9th क्लास की जो साइंस चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें अब जो आज नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या इसमें जो अपना पॉइंट है वह क्या है। गलनांक क्या है भाई? गलनांक क्या है? क्या है गलनांक? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। भाई वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए भाई? कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में चेंज हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस किस में चेंज हो जाए? द्रव में, तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ का गलनांक दे रखा है 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक कितना दे रखा है? 273.16 केल्विन। मतलब अर्थात इस टेम्परेचर पर बर्फ किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है संगलन। क्या है? संगलन है ना। गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संगलन या फ्यूजन कहते हैं भाई। ठोस से भाई गलने की प्रक्रिया, ठोस से द्रव बनने की, जो ठोस से द्रव जो बनने की, या ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या करें अपन? संगलन। क्या करें भाई? संगलन। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह ताप द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस में बदलते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है उसको कहते हैं क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में चेंज हो रहा है भाई? गैस में। किस में चेंज हो रहा है? गैस में। टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा कर दी, गतिज एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे वो किस में बदलता है? गैस में बदलता है। आप तो सीधा सा ये याद रखना अपन को यहाँ से, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक दे रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है क्या है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या है भाई? दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव है, देखो, दाब लगाने पर गैस के कण समीप होते हैं, समीप आ जाते हैं, ऐसा लिख दो, समीप आते हैं, ऐसा कर ले, समीप आते। भैया ये कोई कंटेनर है, इसमें पूरी गैस, यहाँ कोई पिस्टन लगा हुआ, क्या लगा हुआ? पिस्टन। यहाँ की उसमें क्या गैस भरा। अब मैं इस पिस्टन को पुश करूँगा, अब के बार में पिस्टन को यहाँ ले आया, तो दाब लगाने पर जो समीप आ गई ना भाई। पहले गैस के कण यहाँ पूरे में थे इस कंटेनर में, अब केवल यही है। आपने यहाँ इस पिस्टन को क्या किया? प्रेस किया, दबाया है, ठीक। तो दाब लगाने पर गैस के कण क्या हो जाते हैं? समीप आ जाते हैं, ठीक है। इनके मध्य दूरी घटने के कारण गैस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। गैस अवस्था किस में बदल जाती है भाई? अपने जैसे गैस, उसको गैस अवस्था से अपन क्या लगाया? प्रेशर किया, दाब लगाया। अब वो दाब लगाए तो जो कण है वो क्या आ गए? पास में आ गए। किस में आ गए भाई? पास में आ गए। कण पास में आ गए। अब पास में आ गए तो वो किस अवस्था में चेंजिंग हो रहा है? द्रव अवस्था में। किस में बदल रहा है? द्रव। अब आगे और अपन प्रेशर लगाए तो ठोस अवस्था में चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो द्रव अवस्था में है, जो कणों के मध्य है, जो दूरी क्या हो जाती है भाई? कम होती है। और जो संपीड़ितता का गुण है भाई, दबाने पर जो कम दबे, तो उस दबाने पर जो दब जाए, इसका मतलब दबेगा तो कब दबेगा वो? जब उसके अंदर क्या हो? स्पेस हो। लेकिन द्रव के अंदर जो कणों के मध्य स्पेस क्या होता है? कम, तो वो ठोस में नहीं बदलेगा।
भाई गैस से ठोस में चेंज हो रहा है क्योंकि गैस के अणु के मध्य क्या है, जगह, स्पेस है, तो द्रव अवस्था में चेंज हो गया, लेकिन द्रव से ठोस में चेंजिंग नहीं होगा। ये इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अपन दोबारा से पढ़ते हैं इसको एक बार। देखो भाई, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं, इनके मध्य दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है, परंतु अत्यधिक दाब लगाने पर द्रव को ठोस में नहीं बदल सकते क्योंकि द्रव की संपीड्यता अत्यधिक कम होती है, क्योंकि द्रव में संपीड्यता का मतलब अपना अगर उसको दबाएं तो दबाने पर, जैसे अपने पास रबड़ की गेंद होती है उसको अपन दबाएं तो दब जाती है, इसका मतलब क्या, अंदर स्पेस है, जगह है, तो दब जब रही, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, द्रव किस में बदलनी, द्रव ठोस में तो एकदम ही कम होती है संपीड़ितता भाई, ठोस से कुल मिला के है भाई, गैस से आप संपीड़ित से क्या दबा, गैस से क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। अब लिक्विड से आप ठोस अवस्था में चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो लिक्विड की संपीड़ितता क्या है, कम, कुल मिला के यही लिखा हुआ है इन लाइनों में। नेक्स्ट है एक तो शब्द अपने पास एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस पूरा नाम है इसका। एक है सीएनजी, एक तो एलपीजी, ऊपर वाला तो क्या है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम और गैस। नीचे वाली है सीएनजी, क्या है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इनकी क्या फुल फॉर्म है। नया टॉपिक आता है अपने पास वाष्पीकरण। क्या है भाई, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, वाष्प बनने की प्रक्रिया भाई, द्रव से क्या बना, वाष्प बन गया, वाष्पन के द्रव से वाष्प बनना भाई, वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपना, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह का क्षेत्रफल करता है प्रभावित, एक तापमान में वृद्धि प्रभावित करता है, एक आर्द्रता में कमी प्रभावित करता है, और एक वायु गति में जो वृद्धि है वो भी क्या करती है, वाष्पीकरण को प्रभावित। वाष्प का तो बोल गए ना भाई, यहाँ पर वाष्प दे दो, यहाँ पर जल ले रखा है, उसको अपन ने से क्या है, हीट किया, क्या किया, हीट किया है, यहाँ कोई बंडल लगा हुआ है, यहाँ अपने इसको हीट किया तो द्रव जो अपना जल है वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, और जो वाष्प बनने की प्रक्रिया है, तो वाष्प बनने की प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे अपन, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे भाई, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। वाष्प, अब पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म वाष्प बन के उड़ रहा है, तो वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को क्रिया को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, द्रव की सतह, तापमान और आर्द्रता में कमी और वायु गति में वृद्धि, ये क्या कर रहे हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं अपन देखते हैं। पहला सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, देखो सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। भाई अपन एक ऐसा बर्तन अपने पास, उसमें अगर अपन पानी को गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वो कम होगी, क्या होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो क्या होगी भाई, कम होगी। क्या होगी, कम होगी, कम कैसे होगी, लेकिन इसका अपन सतही क्षेत्रफल बढ़ा दें, मतलब इस पानी को अपन ऐसे कोई बड़ी प्लेट के अंदर ले ले, बड़ी प्लेट या बर्तन उसको में ले ले अपन, अब पानी बना है, अगर इसको अपना धूप में रखें या गर्म करेंगे तो यहाँ देखो ये सतह इसलिए यहाँ लिखा है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, सतही प्रक्रिया, मतलब सतह पर होने वाली, तो यहाँ अपने को सतह क्या मिल गई, ज़्यादा। जैसे ही अपन इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाए, क्या बढ़ाया, सतही क्षेत्रफल बढ़ाया, सतही क्षेत्रफल को अपन ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होगी भाई, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होगी भाई, बढ़ेगी, इसको प्रभावित कर रहा है ये। नेक्स्ट है इसी में देख रहा सतही क्षेत्रफल में ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अत्यधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है,
जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। कपड़े सुखाने के लिए फैला देते हैं, अपने कपड़ों को फैला दिया तो आसपास की कपड़ों के अंदर जो पानी है वो आसपास की ऊष्मा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा और कपड़े अपने क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। फिर है तापमान में वृद्धि। क्या है भाई, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि बनाने से उड़ाने तापमान में वृद्धि करने से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे प्रभावित है देखते हैं। तापमान बढ़ाने पर कणों से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है। कणों की ऐसे लिख लो, कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है। कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है। इसको एक बार काटता हूँ थोड़ा सा, इसमें करना क्या है आपको, कणों को, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। भाई कुल मिला के भाई अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इधर उधर दौड़ने लगेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। तो उसमें वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। ठीक है भाई। फिर आर्द्रता में कमी। तीसरा पॉइंट, आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। भाई वायुमंडल में जो जल पानी की बूंदों के रूप में है जल, उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प। वायुमंडल में जो पानी की बूंदों के रूप में जो जल है, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं भाई, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा उसमें ऊर्जा को कम करती है जिससे वाष्पन की दर घट जाती है। वह जलवाष्प की कणों की मात्रा उसमें ऊर्जा को कम करती है। उसमें ऊर्जा का प्रश्न आता है कि उसमें ऊर्जा क्या है, तो कणों की जो गति, कण आपस में गति करती है उससे जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं उसमें ऊर्जा। क्या बोलते हैं भाई, कणों की गतिज ऊर्जा से जो उसमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिस ऊर्जा का, उसको कहते हैं उसमें ये एनर्जी। अब वो भाई कण आपस में गति करेंगे, गति करने के बाद भी उनमें क्या होगी, वाष्पकरण की प्रयोग होगी, लेकिन गति करने से उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। उस ऊर्जा को ही कम क्या कर देता है, उसमें ऊर्जा को ही कम कर देता है कौन, जलवाष्प क्या कर देता है, कमी कर देता है उसको। तो कुल मिला के अगर वायुमंडल ठंडा रहेगा तो वाष्पीकरण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आर्द्रता, वायुमंडल वाष्प की मात्रा, दोबारा से देखो इस पर, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा उसमें ऊर्जा को कम कर देती है जिसके कारण वाष्प की दर घट जाती है। वायु की गति में बढ़ती, चौथा पॉइंट है, वायु तेज होने के कारण जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु तेज गति से चल रही है तो वायुमंडल में जो पानी की बूंदें हैं उनको भी साथ लेके उड़ जाएंगे। ठीक, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। ठीक है, और आसपास जलवाष्प कम हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण तेजी से हो जाएगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता आ जाती है। भाई वाष्पीकरण से क्या आती है, तो शीतलता आती है। कैसे आती है, अब आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा को वाष्पीकृत करता रहता है। ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा अगर एनर्जी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में अपने पास
से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। भाई वाष्प कण क्या करते हैं, कोई भी कण अपने आसपास की एनर्जी को अवशोषित कर वाष्पीकृत होगा। अगर वो उसके पास एनर्जी कम हो रही है तो वो पुनः अपने वायुमंडलीय आसपास से अवशोषित करने लगेगा, अवशोषित करेगा, उससे क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या जाती है, शीतलता या ठंडक आ जाती है। जैसे मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा हो जाना। भाई अपना क्या है, ये घड़ा है, क्या है, मटका अपना, यह क्या है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे। इन छिद्रों से पानी क्या आता है, बाहर आता है। छोटे छोटे पानी से, छिद्रों से पानी बूंदों के रूप में क्या आता है, बाहर। अब बाहर के जो वातावरण है उससे क्या करेगा, ये उष्मा को अवशोषित करेगा। क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करेगी। कौन, पानी की बूंदे। कौन करेंगे भाई, पानी की बूंदे। पानी की बूंदे अवशोषित करेगी तो पानी की बूंदे टेम्परेचर को लेकर ग्रहण कर अब उन क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और आसपास के वातावरण या पीछे यहाँ घड़े के आसपास है, यहाँ क्या कर देगी भाई, यहाँ की वाष्प यहाँ कर देगी, ठंडक प्रदान कर देगी। क्या करेगी, ठंडक। भाई क्या जो आसपास की उसमें उसको तो ग्रहण कर लिया किसने, पानी की बूंदों ने। क्या कर लिया, पानी की बूंदों ने। और वो तो क्या गया, खुद तो वाष्प बन के उड़ गया। और लेकिन पीछे जो टाइम वाष्प पीछे तापमान में कमी कर गया। कुल मिला के इसके कारण क्या होता है भाई, घड़े का पानी ठंडा होता है। भाई पानी बाहर आता रहता है, पानी बाहर आता रहता है, और पानी आते आते बाहर से ऊष्मा ग्रहण की और वाष्प बन जाता है, और पीछे क्या हो जाती है, ठंडक। ऐसे ही हथेली पर क्या है, हथेली पर इत्र लगाना है, एसीटोल या पेट्रोल के अंडे पर क्या है, ठंडक होना। भाई जैसे अपना ये हाथ है, ये क्या अपना हाथ है, ये अपनी हथेली, यहाँ पे अपने को इत्र लगाया या एसीटोन या पेट्रोल डाला, तो यहाँ जैसे ही अपने डाला तो यहाँ पे जो अपने हाथ की एनर्जी, हाथ की जो उष्मा है उसको ये ग्रहण कर लेगा। कौन, पेट्रोल मान लो, इत्र मान लो, एसीटोन मान लो, और ये ग्रहण करके वो तो क्या हो जाएगा, वाष्प, उसकी तो क्या बन जाएगी, वाष्प बन के वो तो उड़ जाएगा। और पीछे का जो उसने उसने तो उष्मा तो ले ली, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम, और जिसके कारण अपन को क्या, ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही गर्मियों में कूलर से ठंडक होना। अब गर्मी के कारण गर्मियों में अपन गर्मियों में क्या चलाते हैं अपन, कूलर। अब कूलर हमें ठंडक कैसे देता है, इसको समझो। गर्मियों में कूलर से हमें ठंडक कैसे मिलती है, भाई ये अपना क्या है, कूलर है, क्या है, कूलर। इस यहाँ इधर चल रहा है, ठीक है, इधर क्या कर रहा है, ये चल रहा है। अब इसके साथ साथ हम इसमें पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी मतलब ये इस तरफ हवा दे रहा है, तो हवा के साथ साथ पानी की बूंदी आती है, क्या आती है, पानी की बूंदी आगे। अब पानी की बूंदी अपने रूम रूम या अपने आसपास के जो टेम्परेचर है उससे क्या करेंगे, उष्मा ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, उससे उष्मा ग्रहण करेंगे अपने आसपास के टेम्परेचर से, या रूम का टेम्परेचर मान लो अपना, या अपने जो जहाँ भी चला रहे कूलर को, जो वहाँ पानी की बूंदे वहाँ के मतलब वहाँ से उष्मा ग्रहण करेंगे, वहाँ उष्मा ग्रहण करके क्या बन जाएगी, उसका तो क्या हो जाएगा, वाष्प बन गया, उसका तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, अर्थात उसका तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। पीछे उसने उष्मा ग्रहण कर ली तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या हो जाएगा भाई, ठंडा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।